मैं उस फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में गई जहां मेरा दामाद काम करता था और जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान फैल गई। सिक्योरिटी, उसने ऊंची आवाज में कहा। किसी को बोलो मैडम को बाहर छोड़ाएं, शायद नीचे वाले मेडिकल क्लिनिक की तरफ से भटक कर आ गई हों। उसने पास खड़े 2-3 सहकर्मियों को इशारा किया जैसे मेरे लिए शर्मिंदगी का कोई तमाशा खड़ा कर रहा हो। तभी मैनेजिंग पार्टनर अपने कांच के केबिन से बाहर आए, हालात को एक नज़र में समझा, मेरे दामाद को तीखी नज़र से देखा और सख्त आवाज में बोले, मिस्टर वर्मा, सुश्री मेहर का 15 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो ट्रांसफर औपचारिक रूप से मंजूर हो गया है और जहां तक आपकी बात है, अपना केबिन खाली कर दीजिए। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, उसकी अकड़ कुछ ही सेकंड में ढह गई और ये तो बस शुरुआत थी। आगे बढ़ने से पहले हिंदी रिवेंज स्टोरीज को फॉलो करें और कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। ठंडी नवंबर की बारिश मेरी होंडा सिटी की विंडशील्ड पर लगातार पड़ रही थी जब मैं पुणे के कोथरूड इलाके की एक शांत सड़क पर आदित्य और नेहा वर्मा के घर के बाहर गाड़ी पार्क कर रही थी। ड्राइववे में उसका ऑडी Q8 खड़ी थी, जैसे खुद उसकी शान का कोई प्रतीक बदली वाले आसमान में भी चमक रही थी। मैं अपने घर बनेर में से चली थी, मेरा छोटा सा साफ सुथरा सादा 2 कमरों का फ्लैट जो नदी के किनारे था, शांत, सरल और मेरी जरूरत के बिल्कुल अनुरूप। खिड़कियों से अंदर हलचल दिखी। मेरा 8 साल का नाती आरव कांच से चिपक कर मुझे हाथ हिला रहा था। उसकी 10 साल की बहन अनाया उसके पीछे खड़ी थी। मैंने भी हाथ हिलाया। तुरंत ध्यान गया, आरव की स्वेटशर्ट मौसम के हिसाब से बहुत पतली थी और अनाया के जूतों के अगले हिस्से घिस चुके थे। दरवाजा आदित्य ने ही खोला। घर पर भी वो फॉर्मल कपड़ों में था, जैकेट उतरी हुई पर टाई बिल्कुल सलीके से लगी हुई, जैसे अभी किसी इंटरव्यू का कैमरा आने वाला हो। अरे मम्मी जी, आप जल्दी आ गईं, लगता है ट्रैफिक हल्का था आज। ठीक था, मैंने कहा। मैंने भीतर कदम रखा, कंधों से बारिश की छींटें झाड़ते हुए। कोट दे दीजिए, रख देता हूँ, उसने कहा और एक नज़र मेरे कपड़ों पर डाली। गहरे जीन्स, गरम स्वेटर और वो बूट्स जो 5वीं सर्दी देख रहे थे। नेहा खाना सेट कर रही है, आप लिविंग रूम में बैठिए। घर के अंदर रोस्टेड सब्जियों की खुशबू थी और साथ में कुछ तेज, शायद महंगे रीड डिफ्यूज़र। पूरा घर ऐसा था जैसे किसी मैगजीन के फोटोशूट के लिए सजाया गया हो। बहुत महंगा पर कम आरामदायक, आधुनिक कड़क फर्नीचर, दीवारों पर ठंडी सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। मुझे पूरा यकीन था कि नेहा ने इन्हें नहीं चुना होगा। नेहा किचन से बाहर आई हाथ पोंछते हुए। मेरी बेटी 34 की पर आजकल थकी और दबाव में लगती थी। माँ, आप आ गई, उसने जल्दी से गले लगाया और उतनी ही जल्दी पीछे हट गई। आदित्य ने उसके पीठ पर हाथ रखा जैसे किसी मोहरे को सेट कर रहा हो। एकदम एक टीम वाला व्यवहार। कभी मिस कर सकती हूँ क्या, मैंने कहा। खाना परोसा गया। आदित्य बिना सोचे हेड चेयर पर बैठ गया। बच्चे मेरे सामने बैठ गए और उनके बैठने में वो सावधानी थी जो बच्चे तब सीखते हैं जब हर शब्द तौल कर बोलना पड़ता है। आदित्य ने खुद के लिए भरपूर वाइन डाली पर मुझे देने का ऑफर भी नहीं किया। तो मम्मी जी, रिटायरमेंट कैसी चल रही है? अजीब लगता होगा, है ना? कितने क्या था, दशकों तक बही खाते संभाले। मैंने 42 साल की मेहनत से मेहर अकाउंटिंग सर्विसेज को एक छोटे ऑफिस से पूरे क्षेत्र में फैलाया था। 18 महीने पहले उसे 31 करोड़ में बेचा था, पर आदित्य अपनी कहानी खुद बनाता था। अभी तक तो अच्छी चल रही है, मैंने कहा। मैं नहीं कर सकता, उसने चिकन काटते हुए कहा। इंसान को उद्देश्य चाहिए। वो पीछे झुककर बोला, बाहर खड़ी ऑडी देखी? Q8 टेक एडिशन, पिछले महीने ली है। मेरे काम में एक इमेज प्रेजेंट करनी होती है। नेहा ने अपना ग्लास नीचे देखना ही बेहतर समझा। काफी बड़ा खर्च है, मैंने कहा। खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट। आप समझती हैं ना, बड़ी जगह दिखने के लिए बड़ा खर्च करना पड़ता है। उसकी नज़र मेरे स्वेटर पर चली गई। अनाया मुझे अपनी ड्राइंग प्रोजेक्ट बताना चाहती थी, पर वो उसके ऊपर ही बोल गया। Q8 में V6 टर्बो है, 5-5.5 सेकंड में 60 तक। आपकी सिटी तो पास भी नहीं आती होगी। जितना चाहिए उतना पहुंचाती है, मैंने कहा। बहुत प्रैक्टिकल, उसने कहा जैसे किसी बीमारी का नाम ले रहा हो। हर बात स्टेटस और दिखावे पर जा रही थी। आरव ने आखिर हिम्मत करके पूछा, दादी, हम इस हफ्ते ट्रैकिंग चलेंगे? आदित्य हंसा। अरे भाई, आपकी दादी अपनी रिटायरमेंट की बचत गिनने में बिजी रहती हैं, घूमने फिरने का टाइम कहाँ है?
नेहा ने उसका ग्लास खाली होने से पहले ही वाइन फिर से भर दी, एकदम आदत की तरह। ये वही नेहा नहीं थी जो कभी मुझसे पराठे खाते हुए पर्यावरण पर लंबी बहस करती थी। आदित्य से शादी के बाद वो रातों रात नहीं बदली, पर धीरे धीरे, जैसे टुकड़ों में, छोटी और चुप होती चली गई। असल में मैंने संभल कर कहा, नेहा ने बताया कि आरव की फुटबॉल लीग की फीस बढ़ गई है, मैं चाहूं तो उसके जूतों या रजिस्ट्रेशन में मदद कर दूं। आरव सीधा बैठ गया, आंखों में उम्मीद। आदित्य ने धीरे धीरे कांटा रखा। हम अपने बच्चों का ध्यान खुद रखते हैं मम्मी जी, हमें किसी की आर्थिक मदद की जरूरत नहीं। मदद नहीं, दादी का प्यार है। हम किसी ऐसे इंसान की सहायता नहीं लेते जो एक छोटे फ्लैट में सीमित बजट पर रहता हो। बात खत्म। उसकी आवाज ठंडी थी, नपीतुली। नेहा चुप रही। खाने के बाद मैंने बच्चों के कमरे देखना चाहे। अनाया की टेबल का ड्रॉयर फटा हुआ था, टेप से चिपका रखा था। आरव के विंटर बूट के तलवे 2 जगह से खुले थे, पर मास्टर बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर एक नया किंग साइज बेड था, सफेद लिनन से ढका हुआ, और रजाई पर एक बड़ा सा टैग, 1,30,000 रुपए। दादी, अनाया फुसफुसाई, आपको पापा की नई कार पसंद आई? हाँ, अच्छी है, मैंने कहा। पापा कहते हैं अगले महीने हमें नए कोट मिलेंगे, उनके दिवाली बोनस के बाद। उसने अपने पतले जैकेट को ठीक किया, ये अभी चल जाते हैं। मैंने आदित्य को ड्राइंग रूम में मोबाइल स्क्रॉल करते पाया। डिनर के लिए शुक्रिया, मैंने कहा, अगले हफ्ते फोन करूंगी मिलने। नेहा बता देगी कब सुविधाजनक होगा, हमारा शेड्यूल काफी टाइट है, सबके पास आपकी तरह खाली समय नहीं होता। उसने ऊपर देखा भी नहीं। आदित्य, मैं बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा समय चाहती हूँ। देखेंगे, गुड नाइट मम्मी जी। मैंने दरवाजा बंद किया और वो फिर फोन में खो गया। वापस बनेर जाते हुए बारिश लगातार गिरती रही। घर पहुंची मेरी शांत स्थिर दुनिया। मैंने चाय बनाई, लैपटॉप खोला, बैंकिंग ऐप धीरे धीरे खुला। बैलेंस चमका, 2,34,72,646 रुपए। परिवार में किसी को असली राशि का अंदाजा नहीं था। नेहा सोचती थी शायद 1-2 करोड़ हों, आदित्य तो उससे भी कम। मैंने लैपटॉप बंद किया और 1981 की वो फोटो देखी। मेहर अकाउंटिंग का पहला ऑफिस, धूल, सीमेंट और एक नई बोर्डिंग के साथ खड़ी 30-32 साल की मैं। वो सोचते थे छोटा घर मतलब हार, पर वो समझ नहीं पाए थे। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला, परिवार मूल्यांकन, नवंबर 2024, और लिखा, बच्चों के कपड़ों की हालत, लग्जरी बेडरूम की खरीद, आदित्य के खर्च के पैटर्न, ऑडी की टाइमिंग कल। मैंने तय किया मैं और ध्यान से देखूंगी, गुस्से से नहीं, क्योंकि गुस्सा धुंधला करता है, बल्कि साफ दिमाग से। आदित्य ने एक बड़ी भूल की थी। वो समझता था मैं महत्वहीन हूं। वो भूल गया था मैंने क्या बनाया है। 3 दिन बाद सुबह की रोशनी डेस्क पर फैल रही थी। ठंडी कॉफी लैपटॉप के पास पड़ी थी। मैं सुबह से ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स खोज रही थी। लाइसेंस, रिव्यू, शिकायतें। 3 पर शॉर्टलिस्ट किया। पहला बहुत दबाव डालने वाला, दूसरा महंगा, तीसरा समीर रेड्डी, संक्षिप्त प्रोफेशनल उत्तर वाला। मिलने को तैयार। हम ओंध में एक कैफे मिले। वो बिल्कुल समय पर पहुंचा। 50 के पड़ाव में, सधा हुआ, सादा पर अच्छा पहनावा। काली कॉफी ऑर्डर की और मुद्दे पर आया। आपने कहा था मसला परिवार से जुड़ा है। उसने कहा, मेरे दामाद पर जानकारी चाहिए। मेरी बेटी बदल गई है और उनकी वित्तीय स्थिति समझ नहीं आती। मुझे सच चाहिए। क्या चिंताएं हैं? वो अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहा है। बच्चों की जरूरतें पीछे, कुछ छिपा रहा है। समीर ने नोट्स लिए। 2 हफ्ते, पूरी निगरानी और वित्तीय बैकग्राउंड, 45,000 रुपए। मुझे उसका शेड्यूल, कार की जानकारी, ऑफिस डिटेल चाहिए। मैंने कागज आगे किया। वक्त, ऑडी का नंबर, रोजमर्रा के रास्ते। आधा अभी, आधा बाद में। मैंने कहा, हर दिन अपडेट, अंतिम रिपोर्ट लिखित में। कैश ठीक रहेगा। मैंने 25,000 रुपए दिए, हाथ मिलाया। दिन धीरे धीरे बीतते रहे। छोटे संदेश आते, सब्जेक्ट ऑफिस में, लंच मीटिंग, शाम का रूटीन सामान्य। 10वें दिन फोन आया, मिलिए, वही कैफे, 2 बजे। उसने मोटी फाइल टेबल पर रखी। फोटो, आदित्य एक 25-26 साल की लड़की के साथ।
कैफे, म्यूजियम, 2 महंगे होटल। लड़की उसके पास झुकी हुई, उसका हाथ लड़की की पीठ पर। उसका नाम मान्या शॉ है, समीर ने कहा। जूनियर कंसल्टेंट, रिश्ता 6-7 महीना पुराना। मेरी सांस नहीं अटकी, बस हर फोटो को ध्यान से देखती रही। फिर उसने कागजों का दूसरा ढेर दिया। उसके नाम पर पर्सनल लोन करीब 75 लाख रुपए, क्रेडिट कार्ड लिमिट फुल, होम लोन, कार लोन मिलाकर परिवार का कुल कर्ज करीब 4.2 करोड़। नेहा को पता है, कोई संकेत नहीं, ये सब उसके अकेले वाले खातों में है। लगता है वो एक आय से 2 जीवन चला रहा है। हिसाब एकदम सीधा और डरावना। मैंने बाकी पैसे दिए और घर लौट आई, पर मुझे खुद देखना था। अगले मंगलवार मैं उसी डाउनटाउन बिस्ट्रो में बैठी जो समीर ने बताया था। जल्दी पहुंची, सिर्फ सोडा वाटर लिया। 12:20 पर आदित्य मान्या के साथ अंदर आया, हंसता हुआ, बेफिक्र। उसी तरह उसकी पीठ पर हाथ, जैसे नेहा को पीछे से धीमे से चलाता था। वाइन ऑर्डर की, कीमत देखी भी नहीं। मैंने शीशे की परछाई से फोटो खींचे। एक में उसकी शादी की अंगूठी मान्या के हाथ को छूती दिख रही थी। मैं उठकर चली गई, देखे जाने से पहले। उस रात सारी फाइलें डेस्क पर फैला दी। समीर की रिपोर्ट, मेरे फोटो, मेरे नोट्स। फिर टाइमलाइन लिखी। अफेयर 6 महीने, कर्ज 4 महीने, ऑडी 1 महीना। मैंने वर्मा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ सिल्वर फोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, उनके क्लाइंट टियर, प्राइवेट मैनेजमेंट नियम, और वहीं मिला टॉप टियर क्लाइंट के लिए न्यूनतम निवेश 10 करोड़ रुपए। अगर कोई नया उच्च संपत्ति वाला क्लाइंट आए, सीधे वरिष्ठ पार्टनर के पास जाए और स्टाफ को बाईपास कर दे। अगर वो क्लाइंट मैं होती। मैंने हेड पार्टनर जितेंद्र मेहता को मेल ड्राफ्ट किया। बड़े निवेश की इच्छा, त्वरित ट्रांसफर, गोपनीयता की मांग। एक शब्द भी आदित्य पर नहीं। मैंने नेहा को रात में फोन किया। कैसी हो बेटा? वो दूर सी लगी। हम ठीक हैं माँ, बस व्यस्त हैं, सब ठीक है। अगर कभी माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। कॉल कट। मैंने देर तक अंधेरी स्क्रीन को देखा। मेल तैयार था, बस भेजना था। सुबह करूंगी, बिल्कुल बिजनेस वाली सटीकता के साथ। डेस्क पर मैंने सब कुछ व्यवस्थित किया, रिपोर्ट, फोटो, सारांश, फिर एक हाथ से लिखी सूची। उद्देश्य, आदित्य को प्रोफेशनल रूप से उजागर करना, नेहा और बच्चों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, आरव और अनाया का भविष्य सुरक्षित करना। मैंने सारी फाइलें एनक्रिप्ट की, एक हार्ड कॉपी अपने पिता की पुरानी घड़ी के साथ रख दी। बुधवार सुबह 9:17 पर मैंने वर्मा इन्वेस्टमेंट्स के संपर्क फॉर्म में नाम लिखा, सुश्री मेहर, नई ईमेल आईडी से। विषय, शांत रूप से पोर्टफोलियो ट्रांसफर। संदेश, तत्काल निवेश, हाल ही में व्यवसाय बिक्री, गोपनीय प्रक्रिया, आदित्य का उल्लेख नहीं। सेंड। 2:43 पर जवाब आया, जितेंद्र मेहता खुद, सीधी लाइन, प्राइवेट मीटिंग, सीनियर लेवल हैंडलिंग, सब सही। मैंने 2 घंटे बाद उत्तर भेजा और मीटिंग अगली दोपहर तय हो गई। पहचान पत्र और शुरुआती रकम साथ लाने को कहा। मैंने तैयारी शुरू की। 2 करोड़ रुपए का बैंक ड्राफ्ट, एक नया लेदर फोलियो, संयमित पर प्रभावी कपड़े। गुरुवार मैं 2 ब्लॉक दूर गाड़ी पार्क करके वर्मा इन्वेस्टमेंट्स की ऊंची बिल्डिंग में दाखिल हुई। अपनी सिटी को फिलहाल छिपाना चाहती थी। रिसेप्शनिस्ट ने नाम पूछा, मुस्कुराकर भीतर भेजा। जितेंद्र का कैबिन ऊपर था, पूरे शहर को देखता हुआ। कांच की दीवारों से मैंने नीचे फ्लोर पर आदित्य को देखा, फोन पर हाथ हिलाते हुए अनजान। जितेंद्र ने अपनी प्रस्तुति शुरू की, पर मैंने धीमे से रोका। मैंने काफी रिसर्च की है, मैं प्रक्रिया को सरल रखना चाहती हूँ। वो चौंके। मैंने लिफाफा उनके सामने रखा। आज 2 करोड़ जमा कर सकती हूँ, अगले महीने 13 करोड़ और, कुछ शर्तों के साथ। उन्होंने लिफाफा खोला, बोली का अंदाज तुरंत बदल गया। कहिए। पहली बात, मेरे कहने तक ये पूरी प्रक्रिया हमारे बीच ही रहे, किसी स्टाफ को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने भौहें चढ़ाईं, ये थोड़ा असामान्य है, गोपनीयता सबसे जरूरी है। और दूसरी शर्त, मैं पूरी बड़ी ट्रांसफर ऑफिस टाइम में बिना बताए खुद आकर करवाऊंगी। वो उलझे, पर रकम देखकर मान गए, ये किया जा सकता है। हम लगभग 1 घंटे दस्तावेजों पर काम करते रहे। 4 हफ्तों में पूर्ण ट्रांसफर, यानी दिसंबर के मध्य तक। सब कुछ अब चल पड़ा था।
मीटिंग खत्म होने के बाद बात औपचारिक से थोड़ा हल्की हो गई। जितेंद्र मेहता अपनी सीनियर टीम के बारे में बड़ी सादगी से बता रहे थे। उनकी ईमानदारी, गोपनीयता, प्रोफेशनल एथिक्स। मैंने सिर हिलाया, आवाज शांत रखी। दिखता है, मैंने कहा, आप बहुत सलीके से फर्म चलाते हैं। एक पल की हल्की सी खामोशी। वैसे मैंने बिल्कुल सहज ढंग से कहा, मेरा दामाद भी यहीं काम करता है, आदित्य वर्मा। जितेंद्र का चेहरा थोड़ा बदला, पहले पहचान, फिर बिल्कुल नियंत्रित तटस्थ सी अभिव्यक्ति। आदित्य? हाँ, वो हमारे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट्स में से एक है। मतलब आपका दामाद? जी हाँ, मैंने नरमी से कहा, लेकिन हम परिवार और फाइनेंस को अलग रखते हैं, आप समझते होंगे। बिल्कुल, उन्होंने तुरंत कहा। मैं उठी, अपना लेदर फोलियो समेटते हुए। देखना दिलचस्प होगा, जब मैं फाइनल ट्रांसफर के लिए आऊंगी तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने अभी तक घर पर किसी को नहीं बताया कि मैं प्राइवेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाने वाली हूँ। अच्छा खासा सरप्राइज होगा। जितेंद्र ने मुझे ध्यान से देखा। उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई आम क्लाइंट मीटिंग नहीं थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, पैसा जमा हो चुका था, सब कुछ सुरक्षित था। उन्होंने हाथ बढ़ाया। हम आपको फाइनलाइजेशन से 18-24 घंटे पहले कॉल कर देंगे, सुश्री मेहर। मैंने उनका हाथ थामा, फिर बाहर निकल आई। मैं मेन लॉबी से गुजरी, संतुलित कदमों के साथ पार्किंग की तरफ चली। होंडा सिटी में अकेले बैठने के बाद ही मेरे कंधों से तनाव धीरे धीरे उतरना शुरू हुआ। 4 हफ्ते बचे थे जब आदित्य को पता चलेगा कि उसकी सास कोई शांत, छोटी जिंदगी जीने वाली कमजोर रिटायर्ड औरत नहीं है। 4 हफ्ते जब तक उसका नकाब उतर नहीं जाता। 4 हफ्ते जब तक सच बिल्कुल साफ दिन की रोशनी में ना खड़ा हो जाए। अगले गुरुवार सुबह 10:12 पर फोन बजा। जितेंद्र मेहता की आवाज, प्रोफेशनल, स्थिर। सुश्री मेहर, आपका अकाउंट ट्रांसफर पूरा हो चुका है। आप कब आकर फाइनल पेपरवर्क साइन करना चाहेंगी? मैंने घड़ी देखी। मैं 1 घंटे के अंदर पहुंच सकती हूं, मैंने कहा। बहुत अच्छा, सब तैयार है, उन्होंने जवाब दिया। कॉल कट करने के बाद मैं बिल्कुल सोच समझकर हर काम करने लगी। मैंने अपना अच्छा वाला घड़ी उतार दिया, उसकी जगह एक सस्ता डिजिटल घड़ी पहन ली। पुरानी जीन्स, थोड़ा उड़ा हुआ वर्क जैकेट और सालों से घिस चुके बूट पहन लिए। शीशे में खुद को देखा, ठीक वही तस्वीर जो आदित्य के दिमाग में थी। एक साधारण, उम्रदराज रिटायर्ड औरत, सीमित साधनों के साथ। बिल्कुल सही। जितना बड़ा अंतर, उतना ज्यादा झटका। पुणे के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक ड्राइव में 40 मिनट लगे। इस बार मैंने विजिटर पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी की। किसी चीज को छिपाने की कोशिश नहीं की। लगभग बिल्डिंग के गेट के सामने। कांच की दीवारों से बनी फ्रंट फेसाड से अंदर झांक कर देखा तो लाउंज एरिया में आदित्य दिख गया, क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते हुए, जोश में, आत्मविश्वास से भरा, जैसा इमेज वो खुद के लिए सालों से गढ़ रहा था। मैं मेन गेट से अंदर गई। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुलाकर गुड मॉर्निंग मैम कहा, पर मैं सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। आदित्य ने मुझे बीच वाक्य में देखा। उसके चेहरे पर साफ झटका दिखा। एक पल को पहले हैरानी, फिर झुंझलाहट और उससे भी गहरा कुछ, शर्म। मैंने उसे देखकर भी अनदेखा किया। लिफ्ट में घुसकर 23 का बटन दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे खुले तो मैं सीधे जितेंद्र के केबिन की तरफ चली गई। बगल में बने कांच वाले कॉन्फ्रेंस रूम से पूरे फ्लोर का नजारा साफ दिखता था। जितेंद्र उठ गए। सुश्री मेहर, एकदम सही टाइमिंग, आइए सब फाइनल कर लेते हैं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ इशारा किया। चारों तरफ साफ कांच की दीवारें। आदित्य पीछे पीछे ऊपर आ चुका था, अब बाहर खड़ा, उलझा हुआ, तनकर, पर कुछ समझ नहीं पा रहा था। जितेंद्र ने टेबल पर डॉक्यूमेंट्स रखे। कुल 15 करोड़ का ट्रांसफर, उन्होंने कहा, इतनी तेज आवाज में कि आदित्य तक साफ पहुंचे। सब तैयार है, आप बस रिव्यू करके साइन कर दीजिए। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। जितेंद्र ने बिना रुके आगे कहा, आपका अकाउंट हमारा प्लैटिनम टियर में रहेगा। सीधे सीनियर पार्टनरशिप के साथ क्वार्टरली रिव्यू होंगे। मैं एक एक पेज पर साइन करने लगी। आदित्य ने अंदर कदम रखा। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सिर उठाया, चेहरा शांत। अपना पोर्टफोलियो ट्रांसफर फाइनल कर रही हूँ, मैंने कहा। आपका क्या? वो हकलाया। जितेंद्र बीच में बोले, सुश्री मेहर ने 15 करोड़ रुपए हमारे मैनेजमेंट में ट्रांसफर किए हैं। इस क्वार्टर की हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट्स में से हैं।
आदित्य का मुंह खुला रह गया, पर शब्द नहीं निकले। आसपास के लोग धीरे धीरे नोटिस करने लगे थे। बातें रुक रही थीं, निगाहें हमारी तरफ उठ रही थीं। 15 करोड़? आदित्य की आवाज फंस गई। आपके पास 15 करोड़ नहीं हो सकते। आप तो उस छोटे से फ्लैट में रहती हैं। आपकी तो बस एक पुरानी होंडा सिटी है। मैं छोटे फ्लैट में रहती हूँ। हाँ, मैंने बराबर स्वर में कहा। और हाँ, मेरी कार भी साधारण है, पर इन दोनों का मेरे नेटवर्थ से कोई संबंध नहीं है। जितेंद्र की नजरें और पैनी हो गईं। उन्हें पूरा माहौल समझ आ गया था। आदित्य ने जोर से सिर हिलाया। ये सब गलत है। आप पूरी जिंदगी बही खाते करती रहीं। आपकी तो बस रिटायरमेंट इनकम है। मैंने फर्म चलाई थी, मैंने शांति से कहा। मेहर अकाउंटिंग। 18 महीने पहले उसको 31 करोड़ में बेचा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर नजर हमारी तरफ। आदित्य घबराकर जितेंद्र की तरफ मुड़ा। सर, ये कोई गलती है। ये मेरी सास हैं और हमारी सबसे महत्वपूर्ण नई क्लाइंट्स में से एक, जितेंद्र ने ठंडेपन से कहा। और फिलहाल आप एक गोपनीय मीटिंग में व्यवधान डाल रहे हैं। मैं साइन करती रही। मेरे हाथ जरा भी नहीं कांपे। आदित्य की शक्ल बदलती रही। हैरानी, इनकार, फिर जल्दी जल्दी सोचता हुआ डर। मम्मी जी, प्लीज हमें बात करनी चाहिए। परिवार में बैठकर ये सब डिस्कस करना चाहिए। मैं मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैंने बहुत नरमी पर साफ शब्दों में कहा। लेकिन मैं परिवार हूं। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैं एडवाइस दे सकता हूं। तुमने बहुत एडवाइस दी है, मैंने कहा। मेरे छोटे घर पर, मेरी कार पर, मेरी फिक्स्ड इनकम पर। अब और जरूरत नहीं। जितेंद्र का जबड़ा हल्का सा कड़ा हुआ। अब उन्हें सब समझ आ चुका था। आदित्य ने आखिरी कोशिश की। आवाज टूटी हुई। बच्चे, नेहा, हम सबको। मैंने पेन नीचे रखा, उसे सीधे देखा। बच्चों को नए कोट चाहिए आदित्य, मैंने कहा। नेहा को ऐसा पार्टनर चाहिए जो 95 लाख की कार लेने से पहले अपनी बेटी के फटे जूतों को देखे। तुमसे जो कंट्रीब्यूशन चाहिए थे वो ये थे, नॉट तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइस। कहीं पीछे किसी ने खांसी दबाई। कमरा असहज, भारी खामोशी में डूब गया। आपको कोई हक नहीं है, आदित्य ने दबी हुई गुस्से में कहा। मुझे पूरा हक है, मैंने बहुत हल्की आवाज में जवाब दिया। मैं उनकी नानी हूं और मैं अब चुप बैठकर तुम्हें इमेज के पीछे उनके हक मारते नहीं देखूंगी। मैंने जितेंद्र की तरफ देखा। हम हो गए, बस एक आखिरी सिग्नेचर, उन्होंने कहा। मैंने साइन किया। उन्होंने पेपर समेटे और हाथ आगे बढ़ाया। वेलकम टू सिल्वरफर्ड इन्वेस्टमेंट्स, सुश्री मेहर। मार्च में आपका पहला क्वार्टरली रिव्यू शेड्यूल करवा देंगे। हमने हाथ मिलाया। फिर जितेंद्र ने आदित्य की तरफ रुख किया। मिस्टर वर्मा, मेरे केबिन में आइए, अभी। आदित्य के चेहरे पर दहशत साफ थी। मैंने अपना फोलियो उठाया, लिफ्ट की तरफ चल दी। पीछे जितेंद्र की ठंडी, अंतिम आवाज गूंजी। मिस्टर वर्मा, आपका रोजगार तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाता है। एचआर आपको फाइनल सेटलमेंट के बारे में संपर्क करेगा। लिफ्ट के दरवाजे उसके टूटे चेहरे पर बंद हो गए। पार्किंग में जाकर मैं सिटी में 3 मिनट तक बस बैठी रही, चुपचाप सांस लेते हुए, जो कुछ भी शुरू हो चुका था उसे महसूस करते हुए। फिर मैं सीधे नेहा के घर चली गई। ड्राइवे में ऑडी अभी भी खड़ी थी। फिलहाल तो थी। नेहा ने दरवाजा खोला, चौंक गई। माँ, ये गुरुवार दोपहर है, क्या हुआ? हमें बात करनी है बेटा, अंदर आ सकती हूँ? वो साइड हट गई। मैं किचन की टेबल पर बैठ गई। आदित्य अब थोड़ी देर में आने वाला होगा, उसने कहा। उसे ऑफिस से फोन आया था, थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। मुझे पता है, मैंने कहा। तुम बैठो प्लीज। वो बैठ गई, बिखरे हुए से चेहरे के साथ मेरी तरफ देखते हुए। मैंने फोन निकाला, गैलरी खोली, स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। पहली फोटो में आदित्य और मान्या एक बिस्ट्रो में बैठे थे, हाथों में हाथ डाले। नेहा ने देखा और उसका चेहरा जैसे पत्थर हो गया। मैंने स्वाइप किया, दूसरा रेस्टोरेंट, एक और नजदीकी तस्वीर। कितने समय से? उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। करीब 6 महीने, मैंने नरमी से कहा। ये मान्या शॉ है, उसके साथ काम करती है। मैंने फिर स्वाइप किया। होटल के बाहर की फोटो, टाइम स्टैम्प किसी चोट की तरह चमक रहा था। नेहा के हाथ कांपने लगे। उसने फोन अपने हाथ में लेकर खुद स्क्रॉल करना शुरू किया। मैंने इन्वेस्टिगेटर रखा था। मैंने धीरे से कहा, माफ करना, पर तुम्हें सच दिखाना जरूरी था। आपने मेरे पति पर जासूसी करवाई। वो फुसफुसाई। मैंने उसके चुनावों को रिकॉर्ड किया। मैंने कहा, फर्क है।
उसकी आंखों में पानी भर आया। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, क्योंकि बच्चों को बेहतर जिंदगी चाहिए, क्योंकि मैंने सालों से देखा है तुम कैसे खुद को छोटा करती जा रही हो। मैंने अगली फाइलें टेबल पर रखीं। उसने तुम्हारे बिना बताए 75 लाख के पर्सनल लोन लिए हैं, क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट फुल, कुल कर्ज करीब 4 करोड़ 20 लाख। वो उस पर खर्च कर रहा था और तुम्हें कह रहा था कि कोर्ट बाद में ले लेंगे। नेहा नंबरों को घूरती रही, चेहरा बिखरता जा रहा था। आज सुबह मैंने आगे कहा, मैंने अपना ट्रांसफर फाइनल कर दिया, 15 करोड़। उसे पूरे ऑफिस के सामने पता चला और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसने झटके से सिर उठाया। आपने क्या किया? मैंने उसे नहीं निकाला, मैंने शांत स्वर में कहा। उसके अपने व्यवहार ने उसे निकाला। मैंने बस ये बंद कर दिया कि मैं कौन हूं, ये उससे छिपाऊं। आपके पास इतने समय से पैसे थे? ये सब? मैंने बिजनेस 18 महीने पहले बेचा था। मैंने खुद सादगी वाली जिंदगी चुनी। नेहा अचानक उठी, कमरे में चक्कर काटने लगी। ये सब बहुत ज्यादा है, मैं नहीं समझ पा रही। तभी दरवाजा खुला। आदित्य अंदर आया, हाथ में कार्टन बॉक्स, टाई ढीली, चेहरा सुर्ख। मुझे देखकर वो एकदम रुक गया। आप? उसने तड़प कर कहा। आपने मेरी करियर बर्बाद कर दी। नहीं, मैंने शांति से कहा। तुमने अपनी शादी, अपनी फाइनेंस और अपनी नौकरी खुद बर्बाद की। मैंने बस रोशनी जलाई। वो नेहा की तरफ मुड़ा, घबराहट में। उसने तुझसे क्या कहा? सब घुमाकर बताया होगा। उसने मुझे फोटो दिखाए हैं, नेहा ने कहा, तुम्हारी और मान्या की। आदित्य का चेहरा ढहने लगा। वो सब कॉन्टेक्स्ट से बाहर हैं। 6 महीने, नेहा की आवाज बमुश्किल नियंत्रित थी। जब बच्चे पुराने कोर्ट में घूम रहे थे, जब तुमने ये कार खरीदी थी। मैं सब समझा सकता हूँ। निकलो यहाँ से, उसने कहा। आदित्य घूरने लगा। ये मेरा घर है, ये हमारा घर है और मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ। तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के साथ खड़ी होगी? मैं सच के साथ खड़ी हूँ, उसने कहा, और अपने बच्चों के साथ। जाओ यहाँ से। आदित्य कुछ पल जमा रहा, फिर गुस्से में चाबी उठाकर बाहर निकल गया। ऑडी की आवाज गूंजी और वो सड़क पर गायब हो गई। नेहा कुर्सी पर गिर गई, चेहरा हाथों में छुपा लिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता है ये सब दर्द देता है, मैंने कहा, पर तुम और बच्चे ठीक हो जाओगे। उसकी रुलाई तेज हो गई। कैसे? उसने पूछा। क्योंकि तुम उतनी कमजोर नहीं हो जितना तुम्हें महसूस कराया गया, मैंने कहा, और क्योंकि मैं हूं, कंट्रोल करने के लिए नहीं, सपोर्ट के लिए। करीब 1 घंटे बाद जब वो थोड़ा संभली तो उसने पूछा, हम बच्चों को क्या कहेंगे? यही कि पापा ने कुछ बहुत गलत फैसले किए हैं, मैंने नरमी से कहा, और अब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। वो धीरे से सिर हिलाने लगी। माँ, आपके पास सच में 31 करोड़ हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, मैंने कहा, और आप इतने समय तक उसी छोटे से घर में रहीं? तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने सीख लिया कि सच में जरूरी क्या है, मैंने कहा। पैसा एक औजार है, कोई ट्रॉफी नहीं। 6 हफ्ते बाद मैं पुणे की फैमिली कोर्ट में बेंच के पीछे बैठी थी, नेहा पिटिशनर टेबल पर अपनी वकील एडवोकेट प्रिया देसाई के साथ। आदित्य दूसरी तरफ उधार का सूट पहने एक कोर्ट अपॉइंटेड प्रतिनिधि के साथ। अफेयर, धोखे, कर्ज, सारे सबूत साफ थे। जज, न्यायाधीश कुलकर्णी फाइल देख रही थीं। ये केस असामान्य रूप से सीधा है, उन्होंने कहा। प्रिया उठी। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट को बच्चों की प्राइमरी कस्टडी, बच्चों के लिए अनुपातिक चाइल्ड सपोर्ट और मैरिटल एसेट्स का उचित बंटवारा चाहिए, पर जो छुपे हुए कर्ज हैं वो सिर्फ रिस्पोंडेंट की जिम्मेदारी रहें। आदित्य की तरफ से वकील ने बोलने की कोशिश की। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट का कहना है कि नानी सुश्री मेहर की आर्थिक दखलंदाजी की वजह से। जज ने हाथ उठाकर रोक दिया। जब तक सुश्री मेहर की फाइनेंस शादी की संयुक्त संपत्ति में नहीं आती, जो कि नहीं आती, उनकी आर्थिक स्थिति अप्रासंगिक है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। फैसला साफ था, बच्चों की प्राइमरी कस्टडी नेहा को, आदित्य को सिर्फ स्टैंडर्ड विजिटेशन, चाइल्ड सपोर्ट हर महीने 1,80,000 रुपए, घर नेहा के नाम। जो कर्ज आदित्य ने छुपा कर लिए, पूरी जिम्मेदारी उसकी। हथौड़ी की आवाज गूंजी। बाहर ठंडी धूप में नेहा पहले से हल्की लगी, कई साल बाद। सब खत्म हो गया, उसने गहरी सांस लेकर कहा।
कानून वाला हिस्सा, मैंने कहा। भरपाई और भरोसा वापस आने में समय लगेगा। उसने मुझे कसकर गले लगाया, सच में पहली बार, बिना झिझक के। 3 महीने बाद मैं फिर उसी किचन टेबल पर बैठी थी, आरव के साथ मैथमेटिक्स के सवाल करवा रही थी। पास ही अनाया अपना साइंस फेयर पोस्टर बना रही थी। घर अलग लग रहा था, फर्नीचर बदला, दीवारों पर नए रंग, बच्चों की आवाज़ों से भरा। नेहा ने अपनी करियर वापस शुरू कर दी थी, एक एनवायरनमेंट कंसल्टिंग फर्म में, आखिरकार अपनी वही डिग्री इस्तेमाल करते हुए जिसे उसने कभी किनारे रख दिया था। बच्चों के पास इस बार अच्छे कोट और मजबूत जूते थे, नेहा की अपनी सैलरी से खरीदे गए। हर बार उन्हें देखती तो उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखता। शाम को जब वो 5:30 पर घर पहुंची तो हमें काम करते देखकर मुस्कुराई। ऑफिस कैसा था, मैंने पूछा। बहुत अच्छा, वो बोली। आज नदी साफ करने वाले प्रोजेक्ट पर काम किया, लग रहा है सही जगह हूँ। खाने के बाद जब बच्चे खेलने चले गए, हम दोनों चाय लेकर बैठ गईं। मैंने सब सोचा है पिछले महीनों में, वो धीरे से बोली। कभी कभी लगता है काश आप सब पहले बता देती। मुझे पता है, मैंने कहा, पर फिर लगता है मैं शायद तब सुनती ही नहीं, मैं हर हाल में उसे बचाती। शायद, मैंने हल्के से कहा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, क्या आपको कभी लगता है कि आपने ज्यादा कर दिया, ऑफिस में सबके सामने जो हुआ? मैंने सोचकर जवाब दिया, हाँ, मैंने माना, कभी कभी मुझे भी लगता है। उसको आपने पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया, उसने कहा। हाँ, मैंने कहा, और ये बात मुझे भी खटकती है। पर आदित्य ने तुम्हें सालों तक चुपचाप घर के अंदर बार बार ह्यूमिलिएट किया। कई बार किसी की झूठी अकड़ तोड़ना किसी दूसरे की इज्जत वापस दिलाने का एकमात्र तरीका रह जाता है। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमने तुम्हारे पापा की बात की कि वो होते तो क्या कहते। वो हल्का सा मुस्कुराई। वो तो चप्पल ही उठा देते उस पर, उसने कहा। हम दोनों हंस पड़े। बच्चे ज्यादा खुश लगते हैं, मैंने कहा। हाँ, नेहा ने कहा, उन्हें पापा की कमी महसूस होती है, पर अब वो डरते नहीं हैं। वो रुकी, फिर बोली, माँ, वो 15 करोड़ जो आपने सिल्वर फोर्ड में रखे हैं, वो सच में है ना? सच में है, मैंने कहा। आपने अभी भी वहीं क्यों रखा, ये सब होने के बाद? क्योंकि जितेंद्र फर्म अच्छी तरह चलाते हैं, मैंने कहा, और क्योंकि अब आदित्य वहां काम नहीं करता। उसके किए की सजा मेरे फाइनेंशियल फैसलों को क्यों भुगतनी चाहिए? वो मुस्कुराई। ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं हमेशा से प्रैक्टिकल ही तो रही हूं, मैंने कहा। उस रात घर लौटते हुए मैंने पिछले महीनों के बारे में सोचा, इन्वेस्टिगेशन, सामना, तलाक और फिर से जो नया जीवन बनाया जा रहा था। क्या मैं बहुत आगे चली गई? शायद। क्या मैं और नरमी से कर सकती थी? शायद। पर नेहा आज आजाद थी, बच्चे सुरक्षित थे, आदित्य अपने फैसलों के नतीजों का सामना कर रहा था। न्याय या बदला? कई बार दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं। फर्क बस नीयत में होता है। मेरी नीयत सुरक्षा थी। जो कुछ भी खुलासा हुआ वो सिर्फ तरीका था। मैं इस बात के साथ जी सकती थी। घर पहुंचकर मैंने लैपटॉप खोला और अपने अकाउंट्स देखे। अभी भी 28 करोड़ से ऊपर, धीरे धीरे बढ़ते हुए, इतना कि जितनी मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने एक नया डॉक्यूमेंट खोला, एजुकेशन ट्रस्ट फंड आरव एंड अनाया वर्मा। मैंने ट्रस्ट स्ट्रक्चर, टैक्स रूल्स, फीस कैटेगरी सब पर रिसर्च शुरू की। पैसा मकसद कभी नहीं था, पर वो एक औजार है, बहुत ताकतवर औजार, और मैंने तय किया था मैं उसे सही जगह इस्तेमाल करूंगी। सोने से पहले फोन वाइब्रेट हुआ। नेहा का मैसेज था, थैंक यू माँ, मेरे साथ धैर्य रखने के लिए, हार ना मानने के लिए, आई लव यू। मैंने जवाब टाइप किया, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटा, हमेशा। मैंने फोन रख दिया, अंधेरे में हल्की मुस्कान के साथ। परिवार फिर से जुड़ चुका था, भविष्य सुरक्षित था, काम पूरा हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप भारत के किस शहर से देख रहे हैं। अगली कहानी सुनने के लिए बाईं तरफ दिख रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, आपने सुनने के लिए अपना वक्त दिया।